friends, once again this is Sachin Ingre welcomes you on your YouTube channel, and today we are going to start a last problem related to virtual work done. Okay, so this will be my fifth problem and would be the last problem for virtual work done. First of all, let us see what is the question. Find the relation between P and Q for equilibrium of the system at a given position. So this is the position, let it be O. Okay, this is the position O over which this whole system has to be in equilibrium. Okay, and they had told us to find the relation between the force P, this is the P force which is going towards right, and this is the Q force which is going towards left, in such a manner that the whole system should be in equilibrium. That means this point, particularly A point, particularly B point, particularly C point, they should not move from their respective position. That has been told to us. They have also given some information that all the members are weightless and joints are frictionless. That means the member, suppose O, this member starting from O to this point, this is a member whose length is A. This member is frictionless. Okay, in such a manner all the members which are in system are frictionless as well as weightless. That means they are not having any type of weight and they are not going to have any type of friction. Okay, this is the problem given to us. So let us solve. तो हमारी पहली स्टेप क्या कहती है? ऐसा पॉइंट लीजिए जो हिले ना और उसे हमें ओरिजिन कंसिडर करना है. ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, बराबर है. इनको हम ओरिजिन ले सकते हैं, वो देखते हैं. सपोज ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर फोर्स पी एक्ट हो रहा है, तो पी फोर्स की वजह से ये पॉइंट हिल सकता है. सिमिलरली ये पी फोर्स की वजह से बी पॉइंट भी हिल सकता है, क्यू फोर्स की वजह से सी पॉइंट या फिर बी पॉइंट भी हिल सकता है. ये पॉइंट्स भी हिल सकते हैं ड्यू टू फोर्स पी एंड क्यू, बराबर है. तो ऐसा कोई पॉइंट है जो हिल नहीं सकता है, वो है पॉइंट ओ. ये पॉइंट पी फोर्स की वजह से या फिर क्यू फोर्स की वजह से ये ओ पॉइंट हिलेगा नहीं. इट विल बी अ फिक्स्ड पॉइंट. तो दैट विल बी एन ओरिजिन फॉर मी. ये मेरे लिए ओरिजिन रहेगा. तो ओरिजिन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई, तो ये हो गई मेरी, ये ओरिजिन है तो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस. वाई. ओके, अभी आगे ये तो हो गई हमारी पहली बात. अब नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? हमें ऐसे पॉइंट देखना है, ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, बराबर है. तो ऐसे पॉइंट कौन से हैं? तो ए पॉइंट और सी पॉइंट ऐसे है जिसके ऊपर फोर्स पी और फोर्स क्यू ये एक्ट हो रहे हैं. अगर आपको दिख रहा होगा तो बराबर से, बराबर. पॉइंट बी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. उन्होंने पहले ही बताया है कि मेंबर का खुद का वजन नहीं है, इसका मतलब उनके ऊपर भी कोई सेल्फ वेट एक्ट होने वाला नहीं है, बराबर है. तो हमारे दो पॉइंट हमें मिल गए, ए पॉइंट और सी पॉइंट, जिसके ऊपर फोर्स एक्ट होने वाले हैं. तीसरी बात कहती है हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के ही हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है. ओके, तो चलिए हम कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए हमें ये पूरी ज्योमेट्री समझना पड़ेगा. तो ये ज्योमेट्री के अंदर ये जो मेंबर की लेंथ है उसकी लेंथ है ए, ये मेंबर की लेंथ ए, इसका मतलब हर एक मेंबर की लेंथ उन्होंने हमें ए दी हुई है. नेक्स्ट बात उन्होंने बताया है हमें कि हॉरिजॉन्टल के साथ में विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये मेंबर ने एंगल थीटा बनाया.
विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये मेंबर ने एंगल थीटा बनाया। इसका मतलब हर एक मेंबर ने सेम एंगल बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। देख सकते हैं आप फिगर में, बराबर है। तो अभी एक काम करते हैं, मुझे ओरिजिन से लेके जो ए पॉइंट है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओरिजिन से लेके सी पॉइंट है तो उसका मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बराबर है। तो एक काम करता मैं फिलहाल के लिए ओरिजिन से लेके ए तक की पूरी फिगर बाजू में निकाल लेता। ओके, तो वो फिगर आएगी कैसे? तो ये है वो फिगर, बराबर है। ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ओ है, ओरिजिन पॉइंट है मेरा। तो ये हो जाएंगी मेरी वाई एक्सिस और ये हो जाएंगी मेरी एक्स एक्सिस। ओके, मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बराबर है। तो लेट इट बी एक्स ए वाई ए। तो ये कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं ए पॉइंट के, बराबर है। अभी एक काम करता मैं, ये मेरा पूरा का पूरा एक स्क्वायर हो गया। ए साइड ए साइड ए साइड चारों साइड सेम है, इसका मतलब ये मेरा स्क्वायर हो गया। ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेरा थीटा हो गया, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेरा थीटा हो गया, बराबर है। अब ये इमेजिनरी एक्स एक्सिस है, बराबर है। सिमिलरली मैं एक काम करता, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन निकाल लेता। ओके, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पॉइंट ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होना, इस सब के लिए चालू है ये। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और फिर बाद में निकालने की कोशिश करेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या किया, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन निकाल लिया। अब जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं उनका नाम मैं देता जेड। ओके, और ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं देता आई। ओके, तो अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ जेड आई। ये ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाजू में निकाल लेता। ओ जेड आई निकाल लिया बाजू में, ये मेरा थीटा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्स डिस्टेंस होना, एक्स कोऑर्डिनेट होना, तो इसका मतलब एक्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लगेगा। तो मैं एक काम करता, ये मेरा ओरिजिन है भाई, तो मैं ये एक्स डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूँ, बाय यूजिंग कॉस थीटा फॉर्मूला। तो कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सा है, ओ जेड अपॉन हाइपोटेनस, ये मेरी हाइपोटेनस है और ये तो ए है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए लिख लेता। देयरफॉर ओ जेड इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भाई, बराबर है। तो मेरा ओ जेड डिस्टेंस निकल गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा ओ जेड डिस्टेंस निकल गया। ये ओ जेड डिस्टेंस और जेड ए डिस्टेंस सेम है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है और जो रोम्बस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। तो अगर ये लेंथ ए कॉस थीटा है तो ये लेंथ भी ए कॉस थीटा हो जाएंगी। पर हमें क्या होना, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होना, दैट मीन्स ओ ए डिस्टेंस होना हमें, बराबर है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ जेड प्लस जेड ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ जेड प्लस जेड ए एंड ओ जेड इज इक्वल टू जेड ए, ऐसा लिख सकते हैं हम। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा विच विल बिकम ट्वाइस ए कॉस थीटा। समझ में आई बात? तो भाई मुझे ओ ए मिल गया, यानी कि ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस मिल गया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, बराबर है, विच इज ट्वाइस ए कॉस थीटा। ओके, अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट होना। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है,
तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो भाई इसका ए पॉइंट का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ट्वाइस ए कॉस थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, सॉरी 0। समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो अभी आगे बढ़े। तो मैंने मेरे ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ट्वाइस ए कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट और 0 वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिख लिए। कौन से फोर्स के लिए, पी फोर्स के लिए। अब वैसे ही मुझे सी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लगेंगे क्यू फोर्स के लिए, बराबर है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस निकाल लिया, बराबर है, विच इज ट्वाइस ए कॉस थीटा, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये पूरी की पूरी ये स्क्वायर्स सेम है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो रहेगी वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की रहेगी और वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की रहेगी, बराबर है। समझ में आ रहा है? तो मुझे सी पॉइंट तक का डिस्टेंस होना एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस ए सी, बराबर है। बट ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड विच वी हैव फाइंड ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए cos theta, and therefore OC is equal to twice a cos theta, और कितने बार, 3 बार। इसका मतलब OC is equal to 6a cos theta। भाई 3 बार हो जाएंगे ना ये, तो ये जो twice a cos theta है 3 बार है ना, इसीलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, इसलिए हो जाएगा 6a cos थीटा। तो भाई OC डिस्टेंस मुझे मिल गया, OC डिस्टेंस मुझे मिल गया। अब इसका मतलब OC यानी C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एज यूजुअल वो कितना रहेगा, 0, क्योंकि C पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे, बराबर है। तो चलिए मैं C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, 6a cos थीटा एंड 0। तो हो गए भाई मेरा, ये भी बात मेरी हो गई। दोस्तों मेरे तरफ से एक बात बतानी रह गई आपको, चलिए वो भी बात बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये जो वैल्यू है 2a cos थीटा है, 6a cos थीटा है, ये वैल्यू प्लस है या माइनस है वो हमें निकालना है, वो हमें समझना है। ओके, तो देखिए ओरिजिन मेरा ये है, ये मेरा ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ओरिजिन से मैं टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ, बराबर है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू प्लस आएगी। सिमिलरली सी पॉइंट के लिए ओरिजिन से मैं टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्लस आएंगी। वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका संबंध ही नहीं साइन के लिए, बराबर है। अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि वो फोर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट उसके ही डायरेक्शन में आने को होना, बराबर है। तो इसका मतलब पी फोर्स अगर मैंने लिया वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। टुवर्ड्स राइट जाओ, टुवर्ड्स लेफ्ट जाओ, उससे लेना देना नहीं, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो उसका हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट से हमें लेना देना नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट सी लेता हूँ, उसके ऊपर का फोर्स क्यू लेता हूँ, तो क्यू फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। तो उसका भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट से हमें लेना देना नहीं। तो वैसे भी दोनों पॉइंट्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है,
ओके। पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि जिसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों उनकी वैल्यू रहेगी, बराबर है। तो वो टाइम पे हमें क्या कौन सा फोर्स कंसिडर या फिर कौन सा कोऑर्डिनेट कंसिडर करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन में पर्टिकुलर फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ओके, बार बार मैंने आपको ये बात बताई है, क्यों कि पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अभी नेक्स्ट बात, समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू 0, ये हमारी नेक्स्ट बात है। इसका मतलब जितने भी वर्क डन है उनके सब की समेशन क्या आने को होना 0, और ये सिस्टम के अंदर वर्क डन दो ही आएगी, पी फोर्स के लिए और क्यू फोर्स के लिए। तो इसका मतलब WD1 प्लस WD2 विल बिकम इक्वल टू 0, बराबर है। तो चलिए एक एक वर्क डन लेते हैं। तो चले सबसे पहले वर्क डन WD1 पी फोर्स के लिए लेंगे। तो WD1 इज इक्वल टू पी, कौन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट निकाला है उसका डेरिवेटिव, कोऑर्डिनेट जैसे कि वैसे लिखेंगे नहीं, उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको, बराबर। तो इसका मतलब फोर्स कौन सा है, पी है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है इसलिए प्लस पी इनटू डी बाय डी थीटा ऑफ ट्वाइस ए कॉस थीटा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आएगा, पी इंटू ट्वाइस ए, कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ए पी साइन थीटा। तो वर्क डन फर्स्ट मुझे मिल गया। ओके, चलिए इसको बाजू में लिख लेता हूँ मैं। ओके, अब नेक्स्ट लेता हूँ वर्क डन सेकेंड। तो वर्क डन सेकेंड कौन से फोर्स के लिए, क्यू फोर्स के लिए। वो आएगा फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स कौन सा है, क्यू। पर अभी ये जो क्यू फोर्स है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए माइनस क्यू। ओके, इनटू डी बाय डी थीटा ऑफ 6a कॉस थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसलिए उसका डेरिवेटिव किसका, कोऑर्डिनेट का। तो माइनस क्यू इंटू 6a, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6QA साइन थीटा। WT2 भी मुझे मिल गया। ओके, चलिए उसको भी बाजू में लिख लेता। पर भाई WD1 प्लस WD2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर WD1 की वैल्यू माइनस ट्वाइस ए पी साइन थीटा और WD2 की वैल्यू 6QA साइन थीटा इक्वल टू 0, बराबर। देयरफॉर 6QA साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ए पी साइन थीटा। शायद तक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, देयरफॉर 3Q इज इक्वल टू P। ओके, और उसने हमें क्या बोला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q एंड P। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3Q इज इक्वल टू P और P बाय Q इक्वल टू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो भाई ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ virtual work done. I have completed 4 problems virtual work done. If you are having any type of difficulty, every time at the starting of the video or the end of the video, I always give my contact number to you. You can contact me on this number, and if you are having any type of difficulty, you can WhatsApp me on the same number. Once again, there is a request, please subscribe the channel. Thank you so much.